बेटे आपको ये इल्म होना चाहिए कि एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। एंजाइम्स प्रोटीन से मिलके बने होते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम्स को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए कुछ नॉन प्रोटीन पार्ट्स की जरूरत होती है। वो नॉन प्रोटीन पार्ट जो एंजाइम्स की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एसेंशियल होते हैं, उन्हें कोफैक्टर बोलते हैं। क्लियर? तो इसकी ये डेफिनेशन अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। इट इज अ नॉन प्रोटीन पार्ट which is essential for the proper functioning of enzyme। कैसे? cofactor acts as a bridge between enzyme and its substrate। ये एंजाइम और सबस्ट्रेट के दरमियान ब्रिज के तौर पे काम करता है। उसके अलावा कोफैक्टर आल्सो प्रोवाइड्स सोर्स ऑफ केमिकल एनर्जी। तो ये कोफैक्टर के ये 3 पॉइंट्स अच्छे तरीके से ज़हन में रख लो। अगर शार्ट क्वेश्चन आ जाए तो भी आपने इसी तरीके से इसको अटेम्प्ट करना है। अब हम देखते हैं कोफैक्टर्स की टाइप्स कितनी है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कोफैक्टर्स। नंबर 1 एक्टिवेटर, नंबर 2 प्रोस्थेटिक ग्रुप एंड नंबर 3 कोएंजाइम्स। इन 3 टाइप्स को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। अब हम देखते हैं इन तीनों टाइप्स में फर्क क्या है। अगर कोफैक्टर डिटैचेबल हो और इनऑर्गेनिक इन नेचर हो, ये दो चीजें ज़हन में रख लो, डिटैचेबल हो और इनऑर्गेनिक हो, तो उसको एक्टिवेटर बोलेंगे। और इसकी एग्जांपल मेटल आयंस, मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयंस, जिंक आयन, आयरन आयन। ये आपने अच्छे तरीके से इनको ज़हन में रखना, एग्जांपल भी और इसकी फीचर भी। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, तो फिर ऐसे कोफैक्टर को प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। और इसकी एग्जांपल फ्लेवन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड और फ्लेवन मोनोन्यूक्लियोटाइड। ये आपने एग्जांपल भी अच्छे तरीके से ज़हन में रखनी है। अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, तो ऐसे कोफैक्टर को कोएंजाइम कहेंगे। और इसकी एग्जांपल विटामिन, ये विटामिन को आपने बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, इसमें से एमसीक्यूज आते हैं। और NAD निकोटिनामाइड डाइन्यूक्लियोटाइड। तो ये तीनों का कंपैरेटिव व्यू आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। अगर कोफैक्टर डिटैचेबल और इनऑर्गेनिक है तो एक्टिवेटर, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो प्रोस्थेटिक ग्रुप, अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच है तो कोएंजाइम। क्लियर मेरे बेटे? अब अगर आपने इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रख लिया, इस इंट्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स में से जितने भी एमसीक्यूज हैं आप अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कर सकेंगे। क्लियर मेरे बेटे? देखें जी, द इनऑर्गेनिक एंड डिटैचेबल कोफैक्टर्स 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। आपने पीछे देखा कि इनऑर्गेनिक और डिटैचेबल कोफैक्टर को एक्टिवेटर बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। अगला एमसीक्यू देखिए जी, गुजरांवाला बोर्ड 2015 में आया है। मेटल आयंस आर रिलेटेड टू, ये भी आपने एक्टिवेटर में देखा, मैग्नीशियम आयंस, कॉपर आयंस, जिंक आयंस। ये कॉपर आयंस, जिंक आयंस, ये क्या है? बेसिकली मेटल आयंस है। तो ये किससे रिलेट कर रहे हैं? एक्टिवेटर से। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखें जी, 2 मरतबा बल्कि 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इफ नॉन प्रोटीन पार्ट यानी कि कोफैक्टर इज लूजली अटैच्ड टू प्रोटीन यानी कि एंजाइम, यानी अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ लूजली अटैच हो, तो आपने पीछे देखा उसको कोएंजाइम कहते हैं। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। आगे देखें जी, ये भी 2 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। विटामिन्स आर एसेंशियल रॉ मटेरियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ, ये भी मैंने आपको बताया कि विटामिन कोएंजाइम से रिलेट करते हैं। कोएंजाइम की सिंथेसिस में ये रॉ मटेरियल के तौर पे एक्ट करते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए जी, 2 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू, इनमें से कौन सा है? देखा, मैंने बताया था कि विटामिन में से काफी सारे एमसीक्यूज आते हैं। सो कार्बोहाइड्रेट कोएंजाइम्स आर क्लोजली रिलेटेड टू विटामिन। क्लियर मेरे बेटे? देखें जी, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये एमसीक्यूज। इफ द नॉन प्रोटीन पार्ट ऑफ एंजाइम इज कोवेलेंटली बॉन्डेड, यानी अगर कोफैक्टर एंजाइम के साथ कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो उसे प्रोस्थेटिक ग्रुप बोलते हैं। आगे देखें जी, 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। एन एक्टिवेटेड एंजाइम
consisting of a polypeptide chain and a cofactor is called। अब ये थोड़ा सा नया कॉन्सेप्ट है, इसके लिए आपको पहले ये डायग्राम देखनी पड़ेगी। ये एंजाइम है, ये कोफैक्टर है, यानी कोएंजाइम, कोफैक्टर की टाइप। अब जब तक ये एंजाइम इस कोफैक्टर यानी कोएंजाइम के बगैर है तो ये इनएक्टिव है। क्यों? क्योंकि इसे प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए एक कोफैक्टर की जरूरत है। तो जब तक ये कोफैक्टर इसके साथ अटैच नहीं होता तब तक ये इनएक्टिव है। तो इस इनएक्टिव एंजाइम को अपो एंजाइम बोलते हैं। क्लियर मेरे बेटे? जब ये कोएंजाइम इसके साथ अटैच हो गया, अब ये प्रॉपर फंक्शन करने के काबिल हो गया, अब ये एक्टिव फॉर्म में आ गया। तो जब कोफैक्टर यानी कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप इस एंजाइम के साथ अटैच हो जाते हैं, उस वक्त ये एंजाइम एक्टिव फॉर्म में चला जाता है, यानी उस वक्त ये सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के काबिल हो जाता है। तो इस एक्टिवेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम कहते हैं। तो ये दोनों टाइप से अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, अपो एंजाइम और होलो एंजाइम। इन दोनों का डिफरेंस भी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। अगर इनएक्टिव फॉर्म है यानी उसके साथ कोफैक्टर रिमूव किया हुआ है तो उस इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम को अपो एंजाइम बोलते हैं, और अगर कोफैक्टर अटैच है तो इस एक्टिवेटेड एंजाइम को होलो एंजाइम बोलते हैं। पेप्सिन और पेप्सिनोजेन इसकी बेहतरीन एग्जांपल्स है। तो आपके सवाल में वो पूछ रहा है एक्टिवेटेड एंजाइम जो कोफैक्टर एंजाइम्स पर मुश्तमिल है, तो आपने देखा उसे होलो एंजाइम कहते हैं, ऑप्शन सी। अगला एमसीक्यू देखिए जी, डीजी खान बोर्ड 2018 में आया है। एन एंजाइम विद इट्स कोएंजाइम और प्रोस्थेटिक ग्रुप रिमूव्ड। ये पीछे आपने देखा कि अगर एंजाइम के साथ कोएंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप नहीं है तो इस इनएक्टिव एंजाइम को अपो एंजाइम बोलते हैं, ऑप्शन ए। तो ये अपो एंजाइम और होलो एंजाइम का डिफरेंस आपको अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? An enzyme reacts only with its specific substrate. Definitely, enzymes are very specific in their nature. वे हर एंजाइम एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट के लिए स्पेसिफाइड होता है, वो एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। तो आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। क्लियर मेरे बेटे? आगे हम देखते हैं जी मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। इसमें से कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला देखेंगे, चार्ज बेयरिंग साइट ऑफ एन एंजाइम एट विच कैटालिटिक एक्टिविटी टेक्स प्लेस इज नोन एज। यानी एंजाइम की वो जगह जहां पर कैटालिटिक एक्टिविटी होती है। कैटालिटिक एक्टिविटी का मतलब है कि जहां पर सबस्ट्रेट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, उस चार्ज बेयरिंग साइट को एक्टिव साइट बोलते हैं। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। ओके मेरे बेटे, आगे देखें जी, इसी एक्टिव साइट की फर्दर दो साइट्स होती हैं, उससे रिलेटेड एमसीक्यूज देखिए। द साइट विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट इज कॉल्ड। ये ज़हन में रहे कि ये जो एक्टिव साइट आपको नजर आ रही है, इस एक्टिव साइट की फर्दर दो साइट्स है आगे। एक को बाइंडिंग साइट बोलते हैं, एक को कैटालिटिक साइट बोलते हैं। सो एक्टिव साइट की वो जगह जो सबस्ट्रेट की बाइंडिंग और उसकी रिकॉग्निशन में हेल्प करती है, उस साइट को बाइंडिंग साइट कहते हैं। और वो साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है यानी कैटालिटिक एक्टिविटी में इन्वॉल्व होती है, उससे कैटालिटिक साइट बोलते हैं। तो एक्टिव साइट्स के दो रीजन्स अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो बेटे, मैं दोहरा रहा हूं, बाइंडिंग साइट और कैटालिटिक साइट, ये दो रीजन है एक्टिव साइट के। बाइंडिंग साइट जो सबस्ट्रेट की रिकॉग्निशन और बाइंडिंग में हेल्प करती है, कैटालिटिक साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने में मदद करती है। तो क्वेश्चन है, द साइट विच हेल्प्स इन रिकॉग्निशन ऑफ सबस्ट्रेट, जो सबस्ट्रेट को रिकॉग्नाइज करती है, प्रॉपर स्पेसिफिक सबस्ट्रेट को, उसे बाइंडिंग साइट बोलते हैं। अगला एमसीक्यू देखिए जी, देखो, द साइट विच ट्रांसफॉर्म्स द सबस्ट्रेट इनटू प्रोडक्ट। वो साइट जो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रही है उसे
कैटालिटिक साइट बोलते हैं। यहां पर वो ये भी लिख सकते हैं द साइट विच इन्वॉल्व्स इन कैटालिटिक एक्टिविटी, तो फिर भी आपका ऑप्शन कैटालिटिक साइट ही दुरुस्त होगा, क्योंकि कैटालिटिक एक्टिविटी से मुराद ही ये है कि वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करती है। ओके मेरे बेटे, आगे चलते हैं जी। 3 मरतबा बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है ये एमसीक्यू। लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय, ये साहब आपको नजर आ रहे हैं, बड़े डिसेंट से हैं और इनका नाम है एमएल फिशर। आपका ऑप्शन डी दुरुस्त हुआ। इन्होंने लॉक एंड की मॉडल कब प्रपोज किया? 1890 में, 1890। ओके मेरे बेटे, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट इज, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल के ये है कि जिस तरह एक की एक ही लॉक को ओपन करती है, इसी तरीके से एक एंजाइम एक ही सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करता है। और जिस तरीके से ये लॉक और की जगह जो रिजिड होती है, ऐसे ही एक्टिव साइट भी एक रिजिड स्ट्रक्चर होती है। यानी लॉक एंड की मॉडल के मुताबिक एक्टिव साइट एक रिजिड स्ट्रक्चर है, फ्लेक्सिबल नहीं है। बाद में इंड्यूस फिट मॉडल में मेंशन किया गया कि ये रिजिड नहीं होती बल्कि फ्लेक्सिबल होती है। 3 मरतबा ये भी बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। इंड्यूस फिट मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कोशलैंड, ये भी अच्छे तरीके से ज़हन में रहना चाहिए। क्लियर मेरे बेटे? अगला एमसीक्यू देखिए जी, फैसलाबाद बोर्ड 2015 में आया है। 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन इज डेफिनेटली एंजाइम्स, एंजाइम्स आर 3 डायमेंशनल ग्लोबुलर प्रोटीन्स। ओके मेरे बेटे, इन एमसीक्यूज को बहुत अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ एंजाइम रिएक्शन, ये आपके टॉपिक में सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है, तो आगे हम मूव करते हैं इनहिबिटर्स की तरफ। इनहिबिटर्स बेटे, इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस हैं, वो केमिकल्स हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं या एंजाइम के स्ट्रक्चर को डीनेचर कर देते हैं, जिसके नतीजे में वो एंजाइम कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। बहुत सारे ड्रग्स ऐसे हैं जो इनहिबिटर के तौर पे काम करते हैं, साइनाइड्स, केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे हैं जो इनहिबिटर्स के तौर पे काम करते हैं। क्लियर मेरे बेटे? तो जिस तरीके से आपने को फैक्टर उसकी टाइप्स को देखा, इसी तरीके से इनहिबिटर्स के एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने से कबल मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूं इनहिबिटर्स के बारे में कि इनहिबिटर्स क्या हैं। तो सबसे पहले इनहिबिटर्स के बारे में ये ज़हन में रखो कि इनहिबिटर्स वो सब्सटेंसेस, वो केमिकल्स हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं और एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं, एंजाइम की शेप को डीनेचर कर देते हैं। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं? एंटीबॉडीज हैं, ड्रग्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, साइनाइड्स हैं। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स। तो इनहिबिटर्स की बेसिकली ब्रॉड लेवल पर 2 टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स और रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स ऐसे इनहिबिटर्स जिनके इफेक्ट को रिवर्स नहीं किया जा सकता, कैंसल आउट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये इनहिबिटर एंजाइम की एक्टिव साइट पर जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, मजबूती से जुड़ जाते हैं। दे ऑक्यूपाई एक्टिव साइट बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड्स, यानी एक्टिव साइट पर जाकर बहुत मजबूती से जुड़ जाते हैं, फिर सबस्ट्रेट आकर वहां अटैच नहीं हो सकता। इस तरह एंजाइम अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी को परफॉर्म करने के काबिल नहीं रहता। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पर जाकर कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं और इस तरीके से दे ब्लॉक द एक्टिव साइट, दे डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम। और जब एंजाइम की ग्लोबुलर शेप डीनेचर हो जाए, उस वक्त एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहता। तो इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में ये 3 पॉइंट्स आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। क्लियर? अब हम मूव करते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की तरफ। इरिवर्सिबल की निस्बत रिवर्सिबल, रिवर्सिबल यानी जिनको रिवर्स किया जा सकता है, जिनके इफेक्ट को कैंसिल किया जा सकता है। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म वीक लिंकेज विद एंजाइम,
यानी वो इनहिबिटर्स जो एंजाइम के साथ वीक लिंकेज बनाते हैं उन्हें रिवर्सिबल इनहिबिटर्स कहा जाता है। क्लियर? देयर इफेक्ट कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। चूंकि इनके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है, दैट्स व्हाई दीज इनहिबिटर्स आर नोन एज रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की फर्दर दो टाइप्स है मेरे बेटे, कंपेटिटिव इनहिबिटर्स और नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर्स। देखिए नाम से आपको पता चल रहा है, कंपेटिटिव यानी ये कंपीट करेंगे, नॉन कंपेटिटिव यानी ये कंपीट नहीं करेंगे। अब ये इनहिबिटर्स किसके साथ कंपीट करेंगे और किसके साथ नहीं करेंगे? इनहिबिटर्स मैंने पहले डेफिनेशन में बताया, ये एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट, यानी जहां पर सबस्ट्रेट ने रिएक्ट करना होता है उसकी बजाय इनहिबिटर रिएक्ट करते हैं। तो ये किसके साथ कंपीट कर रहे हैं? सबस्ट्रेट के साथ। सो कंपेटिटिव इनहिबिटर सबस्ट्रेट के साथ कंपीट करते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, यानी कंपेटिटिव इनहिबिटर की सबस्ट्रेट के साथ स्ट्रक्चर मिलती जुलती है, जिसकी वजह से एंजाइम की बाइंडिंग साइट धोखा खा जाती है। बाइंडिंग साइट एग्जैक्टली रिकॉग्नाइज नहीं कर सकती कि ये ओरिजिनल सबस्ट्रेट है या इनहिबिटर है। क्यों? क्योंकि दोनों की शेप मिल रही होती है। तो एक जैसी शेप की वजह से बाइंडिंग साइट धोखा खा जाती है और इनहिबिटर आकर बाइंडिंग साइट के साथ जुड़ जाते हैं। So competitive inhibitors have structural similarity with substrate. They may be selected by enzyme, यानी एंजाइम की बाइंडिंग साइट उन्हें सिलेक्ट तो कर लेती है, लेकिन ये कैटालिटिक साइट को एक्टिवेट नहीं कर सकते। और जब तक कैटालिटिक साइट एक्टिवेट नहीं होगी तो ये इनहिबिटर प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो सकते, क्योंकि सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना कैटालिटिक साइट का काम है। क्लियर? अब इस डायग्राम को देखिए। अब ये सबस्ट्रेट है, इसने यहां पर एक्टिव साइट पर आकर अटैच होना था, लेकिन यहां पर पहले से इनहिबिटर एक्टिव साइट पर आकर अटैच है। जब ये अटैच है तो सबस्ट्रेट यहां आके अटैच नहीं हो सकता, तो इसका मतलब है एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहेगा। तो इस तरह के इनहिबिटर को कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर मेरे बेटे? उसके बाद देखिए जी, नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर। देखो नॉन कंपेटिटिव यानी इनका इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं होगा सबस्ट्रेट के साथ। क्यों? बिकॉज दे फॉर्म एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स एट ए पॉइंट अदर देन एक्टिव साइट। ये देखें, ये एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बन रहा है। अब ये जो इनहिबिटर आकर अटैच हो रहा है, ये एक्टिव साइट पे अटैच नहीं हो रहा, बल्कि ये किसी और जगह पर अदर देन एक्टिव साइट पर आकर अटैच हो रहा है। लेकिन जो ही ये एंजाइम के साथ आकर अटैच हुआ, इसने एंजाइम की स्ट्रक्चर को डीनेचर कर दिया। जब एंजाइम की स्ट्रक्चर डीनेचर होगी तो फिर भी सबस्ट्रेट यहां पर अटैच नहीं हो सकेगा। तो इस तरीके से भी एंजाइम काम करने के काबिल नहीं रहेगा। अब ये जो इनहिबिटर है, इस इनहिबिटर ने इस सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं किया, तो इसलिए इसको नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। क्लियर है मेरे बेटे? मैं फिर आपको रिवाइज करवा रहा हूं। इनहिबिटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो सबस्ट्रेट की जगह पर एंजाइम के साथ रिएक्ट करते हैं, लेकिन प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं होते और एंजाइम की एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देते हैं। इनकी दो बड़ी टाइप्स हैं, इरिवर्सिबल और रिवर्सिबल। रिवर्सिबल की फर्दर दो टाइप्स हैं, कंपेटिटिव और नॉन कंपेटिटिव। कंपेटिटिव इनहिबिटर की जो एग्जांपल आपकी किताब में दी गई है वो ये है, इसको गौर से देखें। ये एंजाइम है जी सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। इस एंजाइम का नाम अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज। ये क्या करता है? ये सक्सिनिक एसिड को फ्यूमेरिक एसिड में कन्वर्ट करता है। इस एंजाइम का क्या काम है? यानी इसका सबस्ट्रेट सक्सिनेट है, सक्सिनिक एसिड, और इसकी जो प्रोडक्ट है वो फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमरेट है। तो ये अच्छे तरीके से ध्यान में रख लो, आगे एमसीक्यूज आएंगे कि सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज का सबस्ट्रेट कौन सा है? सक्सिनेट यानी सक्सिनिक एसिड, और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनती है वो है फ्यूमरेट यानी फ्यूमेरिक एसिड।
लेकिन ये सक्सीनेट जो सबस्ट्रेट है, इसी से मिलता जुलता एक और सब्सटेंस है मेलोनिक एसिड, मेलोनेट। इसकी शेप सक्सीनेट से मिलती जुलती है। इट हैज स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद सक्सीनेट। चूंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है और ये आकर एक्टिव साइट को ब्लॉक कर देता है, तो ये भला कौन सा इनहिबिटर होगा? क्योंकि स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी है, तो ये कंपेटिटिव इनहिबिटर है। सो सक्सीनिक डिहाइड्रोजिनेज में जो इनहिबिटर सक्सीनेट की जगह पर आकर अटैच होता है, उस इनहिबिटर का नाम है मेलोनिक एसिड या मेलोनेट। तो ये डायग्राम अच्छी तरीके से ध्यान में रख लें, आगे एमसीक्यूज आने वाले हैं। तो अब हम देखते हैं जी एमसीक्यूज। इनहिबिटर्स का आपने ओवरव्यू देख लिया, अब आप इसके एमसीक्यूज देखिए। द कंपेटिटिव इनहिबिटर ऑफ सक्सीनिक एसिड, यानी कि सक्सीनेट का कंपेटिटिव इनहिबिटर कौन सा है? ये देखें, मेलोनेट यानी मेलोनिक एसिड। ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। इसको बहुत अच्छे तरीके से देख लें, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। गुजरांवाला बोर्ड 2017 में ये एमसीक्यूज आ चुका है। अगला एमसीक्यू देखिए जी, आजाद जम्मू कश्मीर बोर्ड 2019 में आया है। द प्रोडक्ट ऑफ सक्सीनिक एसिड बाय द एक्शन ऑफ एंजाइम, यानी इस एंजाइम की वजह से सक्सीनिक एसिड जो सबस्ट्रेट था, ये कौन सी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ? फ्यूमरेट यानी फ्यूमेरिक एसिड। ऑप्शन ए दुरुस्त हुआ। क्लियर मेरे बेटे? आगे देखिए जी, मुल्तान बोर्ड 2017 में ये क्वेश्चन आया है। द इनहिबिटर which may destroy the globular structure of enzyme, ये देखा आपने, यानी वो इनहिबिटर which react with enzyme other than active sites, उसको क्या बोलते हैं? नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये सबस्ट्रेट के साथ कंपीट नहीं कर रहा, ये किसी और जगह पर, एक्टिव साइट के अलावा किसी और जगह पर अटैच होता है और इसकी ग्लोबुलर शेप को डिस्ट्रॉय कर देता है, डीनेचर कर देता है। तो ऐसे इनहिबिटर को नॉन कंपेटिटिव इनहिबिटर कहते हैं। आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। क्लियर? अगला एमसीक्यू देखिए मेरे बेटे, गुजरांवाला बोर्ड 2018, लाहौर बोर्ड 2015 में आ चुका है। पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ, आपने पहले देखा, मैंने आपको बताया कि ये इनहिबिटर्स की एग्जांपल्स है। किसकी? इनहिबिटर्स। पॉइजन्स लाइक साइनाइड्स आर एग्जांपल्स ऑफ इनहिबिटर्स। आपका ऑप्शन सी दुरुस्त हुआ। आगे देखें जी, मुल्तान बोर्ड 2019 में यह क्वेश्चन आया है। इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स फॉर्म व्हिच बॉन्ड्स विद एक्टिव साइट्स? इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स, मैंने पहले बताया था, इररिवर्सिबल इनहिबिटर्स एक्टिव साइट पर कोवेलेंटली बॉन्डेड होते हैं। तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे? कोवेलेंट बॉन्ड। तो आपका ऑप्शन बी दुरुस्त हुआ। बेटे अगर आपने चैप्टर 3 के ये सारे एमसीक्यूज कर लिए, मैं आपको गारंटी देता हूं इस चैप्टर में से कोई भी एमसीक्यू आएगा, जिस तरह से भी आएगा, आप आसानी से उसको अटेम्प्ट कर सकेंगे। तो अगर आपने थोड़ी बहुत गफलत की, बड़ी तवज्जो के साथ इसको दोबारा सुनिए और इनके सारे एमसीक्यूज को अच्छे तरीके से ज़हन में रख लें। अल्लाह ताला आपको ढेरों कामयाबियों से नवाजे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा मेरे बेटे। अल्लाह हाफिज।